हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीकेपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय। आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, जो एनटीपीसी, रेलवे, डी ग्रुप, एएलपी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी लेखपाल सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है, जो बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें जो अक्सर आप पढ़ चुके होंगे, उम्मीद है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद रखना होगा। तो नंबर सिस्टम क्या है देखते हैं। ऐसी संख्या एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों, नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नंबर सिस्टम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, वे सभी संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब काउंट करने में जो संख्या प्रयुक्त होती है, किसी भी वस्तु को, मटेरियल को गिनने में, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सभी संख्या क्या काउंट के रूप में आती है। किसी पदार्थ को काउंट करने के लिए उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे होल नंबर क्या है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या तो होती ही है, इसमें जब शून्य को भी काउंट कर लिया जाता है तो होल नंबर कही जाती है वो संख्या। अब देखेंगे इंटीजर किसे कहेंगे। वे सभी पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। इंटीजर मतलब पूर्णांक। इसमें तो होल नंबर होता ही है, 0 से 1 2 3 होल नंबर। इसके बावजूद इसमें ऋणात्मक संख्या भी जब जुड़ जाती है तो उसे इंटीजर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब पॉजिटिव इंटीजर किसे कहेंगे। वे सभी प्राकृतिक संख्या जो धन पूर्णांक कहलाती है। धन पूर्णांक मतलब प्लस के साथ हो। जब नेचुरल नंबर प्लस के साथ होगा तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीजर किसे कहें। वे सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, नेगेटिव इंटीजर कहलाती है। 0 से 1 तो ये सब होल नंबर है ही है। जब इसमें माइनस के साथ जब कोई अंक लिखा जाता है, डिजिट नंबर, तो वो संख्या क्या नेगेटिव इंटीजर कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे परमेय संख्या किसे कहेंगे। परमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 नहीं हो सकता है। जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, 4/5 हो गया, 0 हो गया। Q 0 का मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है तो Q अगर 0 हो जाएगा ये, तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब इनफाइनाइट एक रेशनल नंबर नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, जिसकी वजह से Q अगर 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 1 2 कुछ भी हो सकता है, बट 0 ना हो तो इंटीजर कहलाएगी। 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगर पूछते 0 एक कौन सी संख्या है,
क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जीरो के लेकर मतलब 0 अगर यहाँ पे p का मान 0 हो गया 0/5 तो इसका मान क्या होगा 0, तो ये भी एक इंटीजर ही कही जाएगी। मतलब q का मान 0 ना हो, बस इतना ही। कोई भी संख्या हो q का मान 0 ना हो, p/q के रूप में हो, q 0 ना हो, उसे रेशनल नंबर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। रूट में √2, √3, √5 जो भी रूट संख्याएं होगी जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब अगर रूट में है कोई संख्या, अगर उससे रूट से निकाल रहे हैं, अगर वो एग्जैक्ट मान नहीं शो कर रहा है तो वो संख्या क्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे पाई का मान 22/7 होता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे 3.14 ... और बहुत सी संख्या आएगी जिसका अंत नहीं होगा, इसीलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रियल नंबर किसे कहेंगे? वे सभी संख्याएं जो तो परिमेय संख्या हो और परिमेय भी हो, दोनों हो, उसे रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, मतलब जो भी संख्या हो उसे रियल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अब सम संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। 2 के फैक्टर जो भी होगा वो क्या होता है? इवन नंबर में होता है 2 का फैक्टर। ठीक है, 2, 4, 6 ऐसे करके। विषम संख्या वे संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। मतलब जो 2 का फैक्टर ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7 ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं जो 1 से स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहते हैं। ये जो संख्या दिख रहा है एक तो स्वयं से डिवाइड होगा, 2 से, इसके अलावा किसी से होगा? 2 नहीं होगा। 3 भी है, 5 भी है, 11 भी है। 11 1 से डिवाइड होगा, स्वयं से मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से डिवाइड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? विभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अगर इसको देखें हम, इसको 8 को देखें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, स्वयं से होगा ही होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब एक स्वयं से अगर डिवाइड होने के बावजूद अगर किसी दूसरे से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पे जो 11 दिख रहा है 11 यहाँ पे नहीं होगा। 11 भाज्य संख्या नहीं है, गलत दिया है, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया है। हम 12 लिख सकते हैं क्योंकि 11 तो 1 से होगा, स्वयं से होगा, यहाँ 12 होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नंबर सिस्टम में कुछ फार्मूले हैं जिसे याद करना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ ऐसे नेचुरल नंबर दिया होगा, अगर नेचुरल नंबर 1 से लेकर ... n तक हमें अगर काउंट करना है, जोड़ना है उन नंबरों को, तो इस फार्मूला होता है n, दिख नहीं रहा है इसलिए लिख देना n+1/2। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं उसका योग। जितना भी n का मतलब जितने तक आपको निकालना हो 1 से लेकर संख्याओं का योग, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? अगर नेचुरल नंबर का वर्ग हो और n तक हमें निकालना है, n नेचुरल संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है, तो n × n+1 2n+1 / 6 इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह q का तो क्या n × n+1/2 का होल स्क्वायर, इसे निकाल सकते हैं। ये फार्मूले हमें याद रखने होंगे, ठीक है। अगर 1 3 5 ... 2n-1 मतलब जितना भी संख्या अगर हमें निकालना है, जितना भी संख्या हमें विषम हो, 2n मतलब
कि ये भी कोई विषम संख्या ही आएगी। मतलब 1 से स्टार्ट करके कितना भी विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है, तो जो लास्ट वाला संख्या आएगा, जो जो हमें जितना संख्या तक निकालना है, n का मान जितना होगा उसका हम वर्ग कर देंगे, वही विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है, एक निश्चित संख्या जुड़ते जाता है। अगर कोई दो संख्या हो, इसमें अगर दो कोई निश्चित संख्या अगर d, सर्वांतर मतलब यही होता है सर्वांतर कि उन d जुड़ते जाता है उसमें। अगर यहाँ पे a है तो ये 1d बचा, 1d जुड़ा है, यहाँ 2d, यहाँ 3d जुड़ जाएगा, a प्लस 3d जुड़ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 हो गया तो 4 हो गया, मतलब इसमें 2 जुड़ा, फिर 4 में 2 जुड़ेगा तो 8 हो गया। ऐसा अगर श्रेणी दिखे या जुड़े या घटे बढ़ते जाए तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। या जुड़ते जाए, एक नियत संख्या जुड़ते जाए जिसे सर्वांतर कहते हैं, या कोई नियत संख्या घटते जाए तो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है। अगर समांतर श्रेणी का अगर nवां पद निकालना हो, कोई श्रेणी दे दिया गया हो और एक सीरीज में हो, मतलब श्रेणी में हो, तो उसका nवां पद निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जहाँ a क्या है? पहला पद है, n क्या है? जितना पदों का हमें निकालना है, और d क्या है? सर्वांतर, मतलब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, आगे वाला और उसके पहले वाले का अंकों का डिफरेंस। ठीक है। इसी तरह समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा? n/2 2a n-1 इंटू डी। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर अंतिम पद दिया हो तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, n/2 n जितना पद को का योग पूछ रहा है, और ये प्रथम पद है, l क्या है? अंतिम पद है, इससे हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य क्या होगा? मतलब दो संख्या दे दी गई हो, उसका समांतर माध्य निकालने के लिए हम जानते हैं प्रथम संख्या बट्टा लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, तो मध्य अनुपात आ जाता है, जिसे समांतर अनुपात कहते हैं। समांतर श्रेणी में क्या कहेंगे? समांतर माध्य कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या होता था? अगर कोई संख्या 2 था तो 4 हो गई, मतलब नियत संख्या जुड़ता घटता था। लेकिन इसमें गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? कोई नियत संख्या फैक्टर के रूप में होता है, मतलब फैक्टर के रूप में जुड़ते जाता है। मतलब अगर पहला 2 हो गया तो दूसरा 4 हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होते जाता है, जिससे एक श्रेणी बनती है। अगर 4 हो गया तो 4 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ऐसा श्रेणी जाए, या डिवाइड का भी हो सकता है। इसमें डिवाइड समांतर श्रेणी में क्या, प्लस या माइनस दोनों होते जाएगा, जिससे एक श्रेणी होगी। और गुणोत्तर में डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर प्रथम पद 16 है तो अगर 8 दिया हो, 8 के बाद 4 दिया हो, 2 दिया हो, इसका मतलब ये डिवाइड होते जा रहा है। 2 से 16 में 2 से डिवाइड हुआ 8 हुआ, 8 में 2 से 4 हुआ, ऐसे करके डिवाइड मल्टीप्लाई पे गुणोत्तर श्रेणी चलती है। तो गुणोत्तर श्रेणी को हम इस रूप में लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है AR स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद निकालना हो, जैसे वहाँ पे समांतर श्रेणी में nवां पद निकालते थे, उस तरह इस यहाँ निकालना हो तो इसके लिए अलग फार्मूला क्या होता है? Tn = ARn-1, जहाँ a क्या है? प्रथम पद है, r क्या है? सर्वांतर। वहाँ सर्वानुपात होता था, लेकिन यहाँ सर्वानुपात होगा। वहाँ सर्वांतर होता था, लेकिन यहाँ सर्वानुपात होगा। और n-1 n जितने पदों का निकालना होगा वो n होगा, और n में से 1 घटा देंगे, Tnवां पद निकल जाएगा। अब Tnवां पद का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। जब r का मान क्या हो, जहाँ r मतलब सर्वांतर का मान 1 से कम हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। जब r का मान
1 से ज़्यादा हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना होगा। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होता है? जब r का मान 1 से कम हो तो अनंत पद हो, अनंत पदों का योग अगर निकालना हो, ये तो अनंत पद जब r का मान 1 से कम होगा, और जब r का मान 1 से ज़्यादा होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, a/r-1। मतलब पहले r आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, मतलब कि r ग्रेटर देन 1, मतलब r का मान 1 से ज़्यादा हो तब इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ए बी के गुणोत्तर माध्य क्या होता है? ए बी दोनों का रूट के साथ इसका गुणोत्तर माध्य निकल जाता है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी पे बेस। फर्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, ठीक है, कह रहा है कि √10 + 4 √11 + 3 7 √7 + 7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या निकालना हो। एक बात यहाँ पे देखें हम, √10 और √4 है, 14 हो गया, √11 और √3 है, 14 हो गया, 7 और 7 14 हो गया। मतलब ये तो जोड़ने पे तो समान आ जा रहा है, लेकिन ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही ट्रिक है जो हमें याद रखना होगा। अगर प्लस का चिन्ह दिया है और इसका जोड़ने पे सब सेम ही आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको घटा देंगे। 10 में से 4 गया 6। घटाने के बाद जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा आएगा वो छोटी संख्या होगी। तो 10 में से 4 गया 6 हो गया, 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा वो सबसे बड़ी संख्या, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा वो छोटी संख्या होगी। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है? 8 का। 8 का मान इतना, इसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया है, मतलब कि ये संख्या सबसे छोटी होगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटी तो ये हो गई, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा संख्या होगा? सबसे बड़ा संख्या हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस सबसे कम आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 n 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा? जब 11 से विभाज्य है तो 11 का विभाज्यता रूल क्या बोलता है? 34 n ये बोलता है कि इसका विषम प्लेस का जो डिजिट होता है उसका योग माइनस इवन प्लेस का, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसलिए 3 में n जोड़ेंगे तो n + 3 डिफरेंस, मतलब सम प्लेस का डिजिट का सम प्लेस का डिजिट को जोड़ के उसके बाद डिफरेंस कर देंगे। तो 4, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, सम के लिए एक ही सम बच रहा है, तो 4 -4 कर देंगे। अगर ये 11 से डिजिबल है तो संख्या भी, मतलब ये वाली संख्या भी 11 से डिजिबल होगी। तो n का मान क्या रखे कि 11 से डिजिबल हो जाए? यहाँ पे अगर वहाँ 1 रखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, मतलब 0/0 मतलब क्या हो गया? डिजिबल है, 0 आ गया, डिजिबल है। इसका मतलब इसका n का मान क्या हो सकता है? 1। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर 9 देखें, सबसे बड़ी संख्या 9 और 3, अगर यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 12, 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 होगा। 8 में जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिजिबल होगा ही नहीं, दशमलव में आएगा, डिवाइड करने के बाद पुण्य विभाजित नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये 9 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। ऐसे कर देखेंगे तो n के स्थान पे रख के देखेंगे, अगर 11 से डिजिबल है तो संख्या भी 11 से डिजिबल होगा, मतलब n का मान वही हो जाएगा। तो यहाँ n का मान 1 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
यदि एक्स वाई एक संख्या है 347 एक्स वाई जो दो अंकों को इस प्रकार है कि 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो एक्स वाई का मान निकालना है। जब ये संख्या 80 से डिवाइड होगी, ठीक है, अगर ये संख्या जो है 80 से डिवाइड होगी तो फिक्स है कि ये 10 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 10/80 होता है। तो 10 से डिवाइड होने के लिए y का मान हमें क्या आना चाहिए? 10 से डिवाइड होने के लिए y का मान 0 आना चाहिए। अब तो 0 फिक्स है कि 0 आएगा अगर 10 से डिवाइड होगा। इन 80 से जब ये डिवाइड है तभी डिवाइड होगा जब 8 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो। 10 से डिवाइड होने के लिए y का मान 0 आना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए इतना हमें 347x ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो y का मान तो 0 हो गया, तभी 10 से डिवाइड हो गया। अब इतना 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से न डिवाइड करें तो 2 से और 4 इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 6 4 2 रखें यहाँ इस स्थान पे x के स्थान पे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से होगा कि नहीं ये नहीं मालूम है। तो सबसे पहले अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिक्स है। ये 8 से भी देख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 8 तरीके ऐसे कर दें 3x 347x अगर 8 से डिवाइड करें, 8 चौके 32, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 7, 8 तरीके 24, यहाँ क्या हुआ 3 हुआ, यहाँ 3 हुआ। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तभी तो 8 चौके 32 होगा। 3 आ गया। अगर x यहाँ पे रख रहे हैं, x यहाँ पे रख रहे हैं तो x का मान 2 होना चाहिए, तभी तो 8 से डिवाइड होगा। मतलब x का मान यहाँ से क्या हो गया 2 रख देंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान 0 और x और y का मान निकालना है तो 0, y का मान 0 यहाँ से आ गया है, यहाँ 2 आ गया है y का मान, x का मान, तो 0 और 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 300 से 500 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। हमें तो 300 और 650 के बीच संख्याएं निकालना है। कितनी संख्या है जो 7 और 5 दोनों से डिवाइड है, तो इतने के बीच कितनी संख्या हो जाएगी, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे 650 माइनस 300, ठीक है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 350 है। 350 इसके बीच संख्याएं होगी। अब कितनी संख्या है जो 5 से भी डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 35। 35 का जो भी फैक्टर होगा 5 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, इसलिए इससे क्या करेंगे 35 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो मतलब 10 संख्या ऐसी होगी जो 5 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात करें। 50 से कम हमें निकालना है 3 के सभी धनात्मक गुणांक, मतलब फैक्टर 3 का जो भी फैक्टर होगा, मतलब 3 6 9 ये सब क्या है फैक्टर है 12। ऐसे करके 50 से कम मतलब 50 से 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 16 बार में जाएगा। 16 3 48 होता है, 16 कुछ आएगा, तो मतलब 16 ऐसे फैक्टर होगा जो लास्ट में क्या 48 आएगा। तो इनका हमें योग निकालना है, ठीक है। तो योग अगर देखिए 3 6 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का भी हम फार्मूला क्या बताएं, SN = n/2 2a + n-1 d, ठीक है। अगर ऐसे तो छोटा है तो हमें मालूम चल गया
कि लास्ट पद 48 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ज़्यादा है तो कैसे मालूम चलेगा, ये तो मालूम नहीं रहेगा। यहाँ 16 पद मालूम रहेगा, 16 पद तक हमें निकालना है, 16 पद तक। तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं n का मान 16, तो 16 में 2 से भाग करेंगे 8 और 2 इंटू प्रथम पद मतलब पहला पद, तो यहाँ 3 है, तो n का मान 8 आया है ना, सॉरी 16 है ना, 16 नहीं, यहाँ 2a है ना, यहाँ पे 2a, 2 इंटू a का मान 3 प्लस n का मान 16 में से 1 गया 15 डी का मतलब ये होता है नेक्स्ट पद में से प्रथम पद घटा देने से जो सर्वांतर होता है वो उसे डी कहते हैं। तो सर्वांतर यहाँ 3 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, इसका मान 6 हो गया, ठीक है, इसका मान 6 और इसका मान 45, 45 से 6 कितना हुआ, 45 6 8 गुणे 45 6 51, तो 45 6 हमारा यहाँ पे 51 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 6 51 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 में 51 से गुणा करेंगे तो 8 एकम है 8 40, 408 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 408 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 इक्वेशन दे दिया है, कौन सा सही है। अभी हम क्या बताए हैं, अगर इन दोनों का योग समान है तो कौन सी संख्या बड़ी या छोटी होगी, कैसे डिसाइड करेंगे। इसका डिफरेंस, जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो छोटी होगी। तो यहाँ डिफरेंस देखें, 5 और 3 8 है ना, यहाँ भी 8 है, तो डिवाइड मतलब मालूम करना नहीं मालूम हो पा रहा है कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। ऐसे देखने पे तो 8 ये भी हो जा रहा है, ये भी 8, तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2 ऐसे चिन्ह है ग्रेटर देन का, तो ये हो गया। 6 में से 2 गया 4। अभी बताए हैं जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो बड़ी होगी, मतलब इसका डिफरेंस सबसे कम है तो ये संख्या बड़ी होगी। तो ये बड़ी का ग्रेटर देन लिखा ही है सिंबल, तो मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखें तो ये सेम वही है लेकिन लेस देन कर दिया है, 4 को लेस देन कर दिया है, ठीक है। तो ये तो नियम ऐसे तो ये लेस देन लिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 4 में से 2 जिसका डिफरेंस कम होगा, उल्टा यहाँ पे जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो बड़ी होगी और जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा वो संख्या छोटी होगी, ठीक है। ये तो बराबर हो ही नहीं सकता, ये 1 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर √5 है तो 1 सभी को लेके चलें तो 1 1 2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्या 1:2 के अनुपात में है, जब प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है 2:3 हो जाता है। मतलब 1:2 में कोई संख्या है और 4 जोड़ देने के बाद 2 क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। मतलब इसमें 4 जोड़ा जा रहा है अगर, तो ये 2:3 हो रहा है। तो 1 में 1 से कितना, 1 से इसमें 1 की बढ़ोतरी हुई है और 2 से 3 इसमें भी 1 की बढ़ोतरी हुई। यही 1 की बढ़ोतरी किससे हुई है, 1 संबंधित 2 को 1:2, जब 2:3 हो गया है तो इसमें 1 का बढ़ोतरी, इसमें भी 2 से 3 हो गया, इसमें भी 1 का बढ़ोतरी। ये 1 का बढ़ोतरी किसकी वजह से हुआ है, इस 4 के जोड़ने की वजह से हुआ है। तो मतलब 1 यूनिट का मान क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या क्या है, 1 संबंधित 2 है ना, 1:2, तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो ये 4 हो गया। और इसका जो मान है 2 का, तो 1 यूनिट का 4 तो 2 यूनिट का 8 हो जाएगा। मतलब वो संख्या 4
और ये 8 हो जाएगी। तो किस में ऑप्शन में है? 4 8 4 8 सी ऑप्शन में है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब कि इंग्लिश में लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है। पहला पद क्या है? 22 है। अंतिम पद -11 है। योगफल 66 है। तो अनुक्रम का पदों की संख्या मतलब n का मान हमें क्या करना है? निकालना है। n का मान निकालना है। फार्मूला अभी बताया गया है, SN इक्वल टू n/2। ठीक है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद यल, इस फार्मूला में रख देंगे। इसमें रखेंगे तो SN का मान 66 दिया है, मतलब योग क्या दिया है? 66 दिया है। n/2, n का मान हमें निकालना है। n/2 n का मान निकालना है। ए का मान प्रथम पद क्या दिया है? 22 दिया है, तो 22 हो गया है। प्लस अंतिम पद क्या दिया है? 11 दिया है, तो 11 लिख देंगे। -11 दिया, सॉरी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो 66 दूना 3 2 छके 12, 2 छके 12, 1 13, 132 इक्वल टू n, और 12 में से 22 में से 11 गया, कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो n से 132 कितने बार में जाएगा? 11 के में 11 11 दूना 22, 12 बार में। तो मतलब n का मान यहाँ से हमारा आ गया 12। पदों की संख्या कितनी हो गई? 12। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है। कोई संख्या है 31 से, कोई संख्या अगर वो संख्या x है, समझ जाएं x है, 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से क्या है? छोटी है। 75 से छोटी है, 31 से बड़ी है। ठीक है, तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो इन दोनों को जोड़ के माध्य निकाल देंगे। 31 और 75 का माध्य ही तो x है, तो 75 प्लस 31 करेंगे बाई 2, माध्य निकाल देंगे। तो 75 31, 5 1 6 और 7 3 10, 106/2, तो डिवाइड करेंगे 53। तो हमारा आंसर क्या? माध्य 53 आ गया। अगर एक तो 53 आ गया माध्य, डायरेक्ट माध्य मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसका माध्य x आ जाएगा। अगर दूसरा तरीका एक ऐसा है, अगर 75 में से 31 घटा देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो इसका मान 75 में से 31 जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 3 गया 4, 44 आ गया। 44/2 मतलब 22 वो संख्या आ गई। इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 क्यों किए? इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 इसलिए किए कि 31 में अगर 22 जोड़ेंगे तभी तो ये x आएगा, 31 में 22 जोड़ेंगे तभी 53 आ जाएगा। ठीक है, बात दोनों एक ही हुई है। ठीक है, सोचने का अलग अलग तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 31 का रहा है ना, ये 22 वो संख्या हुई कि अगर 31 में 22 जोड़ेंगे तो भी संख्या आ जाएगा, और 75 में से 22 घटाएंगे इस संख्या को तब भी ये 53 आ जाएगा, कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/3, ठीक है, 1 का पावर 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का पावर 1/6 है। ठीक है, इस प्रकार अगर दिया इसमें कौन सी बड़ी है, कैसे मालूम कर सकते हैं? पावर दिया है तो जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तब तक मालूम नहीं चलेगा। तो ऐसे जो भी अगर दिए तो हमें पावर का जो हर है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है।
सॉरी यहाँ पे 2 है, तो उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। 3 2 1 6 पावर के हर का एलसीएम 3 2 6 इस सब का हमें एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 से पावर में गुणा कर देंगे, इसमें भी 6 से गुणा, इसमें भी 6 से गुणा, इसमें भी 6 से गुणा, ठीक है, इसमें भी अगर 6 से गुणा कर दें ऐसे करके तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, 3 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा और 1 के पावर 6 हो जाएगा और 6 के पावर 1 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, ठीक है, 2 का 3 का मतलब 8 हो गया, 1 का कितना ही पावर होगा, 1 ही होगा, 6 का 1 पावर है तो 6 का 1 ही हो, 6 भी हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये सबसे बड़ी ही निकालनी थी, 3 स्क्वायर, मतलब ये संख्या सबसे बड़ी हो गई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है, तद अनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसके विभाज्य कितना होगा, ठीक है, मतलब विभाज्य भागफल का 3 गुना है तो शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल दिया कितना है, 6 दिया है, कहने का मतलब शेषफल 6 दिया है, विभाज्य जो कह रहा है यहाँ पे विभाज्य शेषफल का 6 गुना, तो शेषफल 2 दिया ना, शेषफल 2 दिया यहाँ पे। अब विभाज्य कह रहा है कि शेषफल का 6 गुना है, शेषफल 2 है तो 2 का 6 गुना 12 हो गया, और इसके बाद क्या कर रहा है, विभाजक भागफल का 3 गुना है, मतलब यहाँ जो भागफल होगा इसका ये 3 गुना 12 है, तो 4 का ही तो 3 गुना 12 है, तो ये तो आ गया। और हमें निकालना क्या है, निकालना है भाज्य कितना होगा, भाज्य मतलब इसके अंदर का चीज़ क्या होगा, तो भाज्य बराबर हम जानते हैं विभाज्य 12 गुणे भागफल 4 धन शेषफल का मान 2 आया है ना, 2, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 चौके 48 2 50 हो गया, तो हमारा विभाज्य जो है वो 50 हो गया, यहाँ 50 आएगा, मतलब आंसर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं हम, ठीक है। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, तद अनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, कहने का मतलब है जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, और जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, कितना आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब ये 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये 4 आ रहा है, जब 6 को जब ये 2 गुना हो गया तो शेषफल भी हमें 2 गुना आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो शेषफल अधिक हो गया विभाज्य से जब शेषफल एक बार अधिक हो गया तो एक बार और डिवाइड करके इसको 6 में से घटा देंगे, तो 8 में से 6 गया 2, मतलब अब शेषफल जो होगा ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, 2, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगर इस प्रकार कभी भी बोले, अगर सेम संख्या से n से विभाजित किया जाता है, n में भाग दिया जाता है, उसका 2 गुने संख्या में फिर उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वो शेषफल भी क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, और उसके बाद से अगर उससे ज़्यादा है विभाज्य से, जितना टाइम्स कटेगा उतना टाइम्स कटा देंगे, तो यहाँ तो 8 दिख रहा है तो एक ही टाइम्स कटेगा, ठीक है, तो एक ही बार जाएगा तो 6 हो गया, 8 में 6 हो गया 2, तो यही शेषफल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ई 228 को विभाजित करता है, 228 को विभाजित करता है और शेषफल 18 बचता है, तो ई का अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, मतलब ए का मान इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, मतलब ए को विभाजित किया जाता है 228 को, ठीक है, शेषफल 18 आता है,
तो ये कमांड कौन सा इसमें रखें, सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो ये कमांड एक बार 70 रखेंगे, एक बार 21 रखेंगे, एक बार 35 रखेंगे, उसके बाद 30 रखेंगे। मतलब पहले 70, उसके बाद सबसे बड़ी 35 है तो 35 के बाद 30, ऐसे करके रखते जाएंगे। तो 70 अगर हम रख रहे हैं ये कमांड, तो 7 त्रिक 21, 221, 210 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 28 में से 10 गया 18, मतलब शेषफल ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। उसी तरह अगर नहीं करता तो 35 रखते इस जगह पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। 50 को तो 2 भागों में करना है, लेकिन उसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो 1/12 आना चाहिए, ठीक है। तो 1/35 देखेंगे, 1/35 प्लस इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा 1/12, ठीक है। तो अगर देख रहे हैं क्या ये संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ये 15, 35, 12 हो गया, इसका एलसीएम अगर इसको सॉल्व करें 35, तो 35 दूना 70, 105, इसका एलसीएम आएगा 105, ठीक है। 105 इसका एलसीएम आएगा। तो 35 5 सॉरी 5 3 15, 3 मत में गया तो 3 प्लस 15 7 105 7, मतलब 10/105। अब 5 से काट दे तो 2/21 आ जाएगा, 2/21। 2/21 क्या ये बराबर है इसका? नहीं है बराबर। तब नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार, ठीक है। अगर सिंपल सा देखें हम 35, जब 12 दिया है तो ये 35 तो होएगा ही नहीं, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। 12 35 12 नहीं 35 12 और 15, 35 15 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इसमें 12 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इसमें भी 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को सबसे पहले हमें जांच करना पड़ेगी। तो कॉमन फैक्टर बी भी है, तो 1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/12 आना चाहिए, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, 20 30 12 का 60 हो जाएगा। 60 से अगर हम दोनों तरफ गुणा कर दें सभी में 60 से, तो मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस के इधर भी 12 60 से, इधर भी 60 से, तो हो जाए 20 3 60, 3 प्लस 2 इक्वल टू 12 25 60 5। ये तो संतुष्ट कर गया, मतलब ये ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या में 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा? कहने का मतलब है एक संख्या है x है, उसमें 289 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 18 बचता है, ठीक है। फिर कह रहा है उसी संख्या में अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल y बचता है, तो y बचता है, तो y का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो 18 बच रहा है शेष, ठीक है। ये 17 है, ये 289 17 का वर्ग है ना। जब 17 का वर्ग जब इससे डिवाइड कर रहा है तो 18 बच रहा है, तो जब तो 17 करेगा तो कितना बचेगा? 17 करेगा तो 18 बचेगा, ठीक है। एक बात करें, जितनी बार 17 का होल स्क्वायर से इससे डिवाइड होगा उतनी बार तो ये 17 डिवाइड कर देगा। उसके बाद जब 18 बचेगा तो ये 18 तो 17 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार और चला जाएगा भाग इसमें एक मर्द में, तो 17 में से घटा देंगे तो 1 आ गया, y का मान 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार और 17 घटाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जब 17 है, 17 का
वर्ग ही तो है 289। जब इसमें डिवाइड भाग चला जा रहा है तो उतने बार तो ये 17 भी जाएगा, उसके बाद ये 18 में भी एक बार और जाएगा, ठीक है। तो इसका शेषफल 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार यह नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो समाप्त हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन बेसिक टू हाई लेवल तक मिल सके। आपका दिन शुभ हो।